चलिए, मेरी वॉइस सभी को मेरे ख्याल से क्लियर होगी। तो रूल नंबर 145 देखते हैं। यहाँ पे यूज ऑफ ईच आप देख रहे हैं। द पोजीशन ऑफ प्रोनाउन ईच शुड बी नोटिस्ड, इट मे हैव थ्री पोजीशन। जब आप पोजीशन बात करते हैं ईच की, तो ईच के थ्री पोजीशन की यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए कौन कौन से थ्री पोजीशन, उनको ध्यान देना है। जो सबसे पहला आपके सामने है कि ईच ऑफ दीज मेन रिसीव्ड और रिवार्ड। चला जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईच ऑफ दीज में रिसीव्ड अवार्ड रिवार्ड। यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको मिला वो क्या मिला, ईच ऑफ, और फिर उसके बाद से जो है प्लूरल नाउन आपको मिल रहा है। तो एक स्ट्रक्चर ये आपको मिल रहा है, ईच ऑफ प्लूरल नाउन। ठीक है, आगे ध्यान दें, दूसरा स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा है, ईच ऑफ दीज हॉर्सेस, सेम वही स्ट्रक्चर है। तीसरा है, आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, यहाँ भी ध्यान दें कि ईच ऑफ दीज मैंगोज। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तीनों में ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर में चलते हैं, सेकेंड वाला टाइप के स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दीज मेन रिसीव्ड ईच और रिवार्ड। ठीक है, तो यानी जो दूसरा वाला आपके सामने सिचुएशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप वर्ब के बाद ईच का प्रयोग देख रहे हैं। और ये वास्तव में क्या आया है, ये इन्हीं नाउन के लिए आया हुआ है, जो दीज मेन है इन्हीं के लिए आया हुआ है। तो दीज मेन रिसीव्ड ईच और रिवार्ड, तो यहाँ पे दूसरे कंडीशन में ईच वर्ब के बाद आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो वर्ब आप देख रहे हैं कि वर्ब प्लस ईच का प्रयोग किया गया है। तीसरी जो कंडीशन है, यानी दूसरे कंडीशन में आप ठीक वर्ब के बाद से जो है ईच का प्रयोग देख रहे हैं। यहां भी ध्यान दें, दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच 500 रुपीज। ठीक है, तो यहां भी आप वर्ब के बाद से जो है आप ईच का यूज देख रहे हैं। तो ये दो कंडीशन हो गई। सबसे फाइनली चलते हैं तीसरी कंडीशन में। और यहां आपने क्या देखा कि दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5,000 रुपीज ईच, यानी ईच का जो यूज है वो सबसे एंड में भी आप कर सकते हैं। तो वहां पे देखिए, आई बॉट दीज मैंगोज फॉर 3,000 रुपीज ईच। तो ईच का प्रयोग जो है लास्ट में भी हो रहा है। तो यानी तीन कंडीशन आपने देखी। एक आपने देखा कि ईच ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन का केस, प्लूरल नाउन का केस चल रहा है। तो यहाँ पे ईच जो है एक तरह से प्रोनाउन की तरह आ रहा है। दूसरा कंडीशन आपने देखा कि वर्ब के बाद आ जा रहा है। और तीसरा कंडीशन आपने देखा कि किस प्रकार से जो है सबसे एंड में आ रहा है। तीनों कंडीशन में मीनिंग लगभग एक जैसा है। जो सबसे पहला वाला आप सेंटेंस देख रहे हैं कि ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मेन है इनमें से प्रत्येक ने क्या किया, प्रत्येक को एक रिवार्ड मिला, ये है। ठीक है, अब जब आप इसको दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि दीज मेन रिसीव्ड ईच अ रिवार्ड, तो यहां भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो मेन है इनमें प्रत्येक को एक रिवार्ड मिला है। ठीक है, तो दो तरीके से आपने देखे कि ये सेंटेंस सीधे सीधे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही बात को मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन हो कि आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ध्यान देना है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह आया हुआ है। तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, अगर कोई चीज जो है कई लोगों को दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ईच को आप तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बस बात आपके सामने ये बताना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक सिंपल सा बेसिक वो है। अच्छा, एक यहाँ पे एक बात ये बता रहे हैं, वो समझने की बात है यहाँ पे, कि ये कहना चाह रहे हैं कि द थर्ड ऑर्डर, जो तीसरा वाला ऑर्डर आपको दिख रहा है जिसमें लास्ट में आपको ईच लगा हुआ मिल रहा है, इज यूजुअल आफ्टर न्यूमरल। इस वाले आप जब भी इसका यूज करिए तो हमेशा ध्यान देना है कि इस वाले ऑर्डर में हमेशा आप वैसे मतलब जो न्यूमरल लेने हैं, मतलब जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के समय हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या उसको काउंट किया जा सकता है। अगर वो काउंटिंग वाले पोजीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो न्यूमरल है, कोई नंबर है, तभी आप ईच का प्रयोग लास्ट में लाइए, अदरवाइज आप ना करें। जैसे ये वाला जो सेंटेंस है कि द मेन रिसीव्ड और रिवार्ड ईच, ये वाला आपका नहीं चलेगा,
क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि जो ए है ये नहीं आना चाहिए, इसकी जगह आप बताइए कि एग्जैक्ट कितने नंबर की बात हो रही है। तो जब न्यूमरल जो है आपको एडजेक्टिव मिलेगा नाउन से पहले, ऐसी ही कंडीशन में केवल लास्ट में ईच आ सकता है, अदर और दूसरे कंडीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वाला आप कह सकते हैं कि द मैन रिसीव्ड 500 रुपीज ईच, ये सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। अब मैं आप लोग को एक सेंटेंस बोल रहा हूं और इसको आप जो है तीनों स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करिए। जल्दी से आप लोग एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, नोट करिए। उन लड़कों में से प्रत्येक को, लिखिए, उन विद्यार्थियों में से प्रत्येक को दो दो मिठाई मिली। लिखिए, उन विद्यार्थियों में से प्रत्येक को दो दो मिठाई मिली। बनाइए जल्दी से। उन विद्यार्थियों में से प्रत्येक को दो दो मिठाई मिली। इस सेंटेंस को आपको तीनों प्रकार से बनाना है, बनाने की कोशिश करिए। उन विद्यार्थियों में से प्रत्येक को, ठीक है, दो दो मिठाई मिली। अब क्या बनाएंगे? मिठाई का मतलब यहाँ पे स्वीट है, यहाँ रसगुल्ले लिख लो। प्रत्येक को दो दो रसगुल्ले मिले। ठीक है, तो अब जरा बना के देखिए आप लोग, क्या आप बना पा रहे हैं? तीनों स्ट्रक्चर में आप बना पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप बना पा रहे हैं तो फिर समझ जाइए बेहतर कंडीशन में है। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा, अब क्या होगा? ईच ऑफ, नहीं अब फिर गड़बड़ हो रहा है। मैंने क्या कहा? दो दो रसगुल्ले मिले, तो आप दो दो मिठाइयां बताइए, टू स्वीट्स लिखी या टू रसगुल्लाज लिखिए। तो आप इसको क्या बनाएंगे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, गॉट या रिसीव्ड, ठीक है, गॉट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? कितने मिले? टू रसगुल्लाज, टू रसगुल्लाज, ठीक है, ये आपने लिखा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट गॉट टू रसगुल्लाज, पहले वाले स्ट्रक्चर में ये बनेगा। अब दूसरे वाले में जाते हैं। दूसरे वाले में क्या आप लाएंगे? आपको वर्ब के बाद लाना है, यानी गॉट के बाद आपको ईच का प्रयोग करना है। तो अब क्या बनेगा दूसरा वाला? आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स गॉट, क्या हो जाएगा? ईच, द स्टूडेंट्स गॉट ईच टू रसगुल्लाज, ठीक है, क्या हो जाएगा? टू रसगुल्लाज, ये बन गया दूसरी कंडीशन। जो तीसरी कंडीशन होगी वो क्या बनेगी जी? तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? द स्टूडेंट्स गॉट टू रसगुल्लाज ईच, सिंपल से हो जाएगी, द स्टूडेंट्स गॉट टू रसगुल्लाज ईच, ये बन जाएगा। अच्छा, नंदनी और स्मिता ने तीनों तीनों सेंटेंस एक साथ बना दी। बहुत अच्छा, नंदनी का भी सही है, इधर स्मिता ने भी तीनों बनाया था। ठीक है, एकदम सही है। बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। यस, अरे बहुत लोगों ने मैसेज भेज दिया, अभी मैं सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगा। चंचल ने भेजा, मैं सबका नाम ले रहा हूँ। छाया ने भेजा, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, प्रीति नागर, ओके ठीक है। ईच ऑफ दोज स्टूडेंट गॉट टू स्वीट्स, बिल्कुल सही है। ईच ऑफ दोज स्टूडेंट रिसीव टू स्वीट्स, ठीक है। अब आप सही कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मैक्सिमम लोग का सही है। तो मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, नहीं टाइम लग जाएगा, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ईच ऑफ स्टूडेंट गॉट टू रसगुल्लाज, द स्टूडेंट गॉट ईच टू रसगुल्लाज, द स्टूडेंट्स गॉट टू रसगुल्लाज ईच। बहुत अच्छा, तो बहुत ही शानदार आप सभी ने किया है, बहुत ही अच्छा किया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, सोनल आप लेट हो गई हो, अब दोबारा मत रिपीट करवाइए, बस मैं हिंदी बोल दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक को दो दो रसगुल्ले मिले, मैंने ये क्वेश्चन डाला। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अब कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और एक दूसरा सेंटेंस सबको समझ में आ गया? 100% सबको समझ में आ गया कि नहीं? तीन प्रकार से आपने डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा दिया। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ध्यान दीजिए न्यूमरल होना चाहिए, अगर न्यूमरल में डिस्ट्रीब्यूशन है तभी आप तीनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, मतलब 2 3 4 5 6 7
ऐसे होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। डिस्ट्रीब्यूशन एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ऐसे एक दूसरे सेंटेंस लिखते हैं, उसका आप लोग जल्दी से ट्रांसलेशन बनाइए और तीनों एक साथ बना के भेजिए, ठीक है। नो, यहाँ पे हमने जितनी भी जगहों पे ईच यूज किया, स्मिता का क्वेश्चन है कि सर ईच प्रोनाउन भी एडजेक्टिव है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने आपको जो तीनों कंडीशन दिखाए, ये तीनों प्रोनाउन के कंडीशन है, क्योंकि आप तीनों जगहों पे देखिए ईच के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। जब ईच किसी नाउन से सट के आएगा तब उसी कंडीशन में केवल वो एडजेक्टिव कहलाएगा, अदरवाइज वो एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये ईच यहाँ पे प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो आप अगर अच्छे से समझे हो तो आप बता ले जाओगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, इन लड़कियों में से प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये मिले। इन लड़कियों में से प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये मिले। लिखिए, इन लड़कियों में से प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये मिले। क्या बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। ठीक है, प्रोनाउन का यूज करना है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव रिसीव्ड 20,000 रुपीज, बिल्कुल सही है सोनल, पहला सेंटेंस आपका। दूसरा बनाइए। पहला वाला टाइप सब लोग सही बना लेंगे, दूसरे टाइप पे आइए, फोकस करिए। इन लड़कियों में से प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये मिले। ईच ऑफ, ठीक है, दोज गर्ल, दीज गर्ल, कुछ भी कर लो, या द गर्ल्स कर लो, गॉट 20,000 रुपीज। दूसरा वाला टाइप पे जाइए, पहला टाइप सबका सही है। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट 20,000 रुपीज, ठीक है, पहला सब लोग बना ले रहे हो। दूसरे स्ट्रक्चर पे चलो। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या करना है, वर्ब के बाद ईच लाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी लोग का सही है। दूसरे स्ट्रक्चर पे आइए, पहला सबका सही चल रहा है। दूसरे में क्या है जी, आपको क्या करना है, दीज गर्ल्स या द गर्ल्स गॉट ईच 20,000 रुपीज, रूपी नहीं रुपीज, ईच 20,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया जी। नीतू एक साथ बना के भेज दे, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट 20,000 रुपीज, द गर्ल्स गॉट 20,000 रुपीज ईच, द गर्ल्स गॉट 20,000 रुपीज ईच, ठीक है, सही है जी नीतू आपका। नीता पांडे, ईच ऑफ द गर्ल्स रिसीव्ड 20,000 रुपीज, दीज गर्ल्स रिसीव्ड ईच 20,000 रुपीज, सही कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग का सही है। स्मिता ने भी एक साथ भेज दिया है, ठीक है, ठीक है, सही है। सोनल, ठीक है, सभी का सही है मैक्सिमम। रुचि कुमारी, राजकुमार जी, ठीक है, सही है। सतीश देसवाल जी, प्रीति नागर, शिखा, कमलेश पांडे जी, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, सही है कमलेश जी। दीपक शर्मा, सही है। ललिता त्यागी, सही है। सब लोग अब बढ़िया बना रहे हो। तो सब लोग बताओ जी, सबको समझ में आ गया कि नहीं, एक बार दिल से मन से बताओ। ईच का प्रयोग तीनों तरीके से समझ में आ गया। जब कोई चीज बांटना हो और न्यूमरल में हो, जब न्यूमरल में होगा तो तीन प्रकार से स्ट्रक्चर बन सकता है, तीन प्रकार से आप ईच का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो जी, सबको दिल से मन से ईच का प्रयोग समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा जी। अब आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिए, जैसे ईच को जब आप डिटरमाइनर की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, ठीक है, तो अब देखो, जैसे ईच ऑफ द का प्रयोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन के, जरूरी नहीं कि इस तरह के सेंस में हर बार आए। आप नॉर्मल, कोई बात नहीं बबीता जी, अब तो देखिए दोबारा रिपीट करने में बहुत टाइम लगेगा, बस आप ये समझिए कि अभी हम ईच का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। आगे मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं, मैं एक दो सेंटेंस और बोल रहा हूं, उसको जल्दी से बनाइए, केवल उसको सिंपली एक में बनाइए, एक सेंटेंस केवल बनाइए। मैंने कहा कि इन हार्सेस में से प्रत्येक ने इंटरनेशनल रेस जीता है।
ठीक है, इन हॉर्सेस में से प्रत्येक ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेजर इंटरनेशनल रेस को जीता है, ये बनाइए। ठीक है, इन हॉर्सेस में से प्रत्येक ने, ठीक है, मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूं, मेजर इंटरनेशनल रेसेस को जीता है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे आप? इंग्लिश में मैं बोल ही रहा हूं, इन हॉर्सेस में से प्रत्येक ने मेजर इंटरनेशनल रेसेस, RACES रेसेस को जीता है। यानी क्या हो जाएगा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए। ईच ऑफ द हॉर्सेस वन मेजर इंटरनेशनल रेसेस। बिल्कुल प्रीति नागर एकदम सही बना रही हैं। तो बहुत आसान है, बहुत परेशान नहीं होना है। ईच ऑफ, बहुत अच्छा, कई लोग के मैसेज आ गए। ईच ऑफ द हॉर्सेस हैज वन, ठीक है, मेजर इंटरनेशनल रेसेस। ठीक है, ठीक है, अगर आप सिर्फ वन भी लिखे तो भी ठीक है। तो ये हो गया। तो एकदम सिंपल वे में आपने देख लिया। तो ईच ऑफ का यूज में अब मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से किसी को दिक्कत होगा। ईच ऑफ करिए, फिर द या दीज का या दोज का प्रयोग करिए, उसके बाद प्लूरल नाउन लगाइए। अगर आप सपोज करिए कि ईच के बाद जैसे आपने कहा कि कम्युनिटी के प्रत्येक मेंबर को, ठीक है, कम्युनिटी के प्रत्येक मेंबर को गरीबों की मदद करनी चाहिए। कम्युनिटी के प्रत्येक मेंबर को गरीबों की मदद करनी चाहिए। सुन लीजिए, तो अब इसको क्या बनाओगे आप? मैंने कहा कि कम्युनिटी के प्रत्येक मेंबर को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा कि ईच मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ये सीधे सीधे बन जाएगा, ईच मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी शुड हेल्प, शुड, क्या होगा, शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, शुड हेल्प द पुअर, ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ईच आया है यहाँ पे, ईच ध्यान रखिएगा कि ये एक डिटरमाइनर की तरह आया हुआ है या एडजेक्टिव की तरह आया हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ईच क्या है, ईच यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, ये डिटरमाइनर है, या फिर आप इसको एडजेक्टिव कह लो, दोनों तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ईच से ना, ईच जो है सब्जेक्ट को भी दिखाता है। जैसे ईच डायरेक्टली जो है, कम्युनिटी होगा, कम्युनिटीज नहीं होगा। किसने पूछा भाई? एक मिनट। कम्युनिटी एक पूरा समुदाय हो गया ना, तो कम्युनिटीज की जरूरत ही नहीं है। एक पूरे समुदाय में बहुत ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन है कम्युनिटीज। तो जो कलेक्टिव नाउन है वहां पे फिर आपके पास यस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, दूसरा एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि जो सब्जेक्ट होता है उसको जोर देने के लिए भी आप ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे आप बहुत ज्यादा जोर देना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा, आप आप उसमें सब्जेक्ट में हर किसी को, इंडिविजुअल को जोर देना चाह रहे हैं। जैसे हमने कहा कि आप में से क्या प्रत्येक ने जो है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है। ठीक है, आप में से क्या प्रत्येक ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया। मैं बाद में नीतू TGT वाले क्वेश्चन पे डिस्कस कर दूंगा, अभी वो मेरे माइंड में नहीं है और ध्यान भी नहीं आ रहा है, तो कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो अब क्या होगा, ऐसे भी होगा, हैव यू ईच। देखिए, ये सब्जेक्ट के बाद भी डायरेक्ट ईच का प्रयोग होता है कई कंडीशन में। तो हैव यू ईच साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ईच ऑफ यू की जगह पे यू ईच भी आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप, जैसे अभी आप में से किसी ने बनाया है कि हैव ईच ऑफ यू, ठीक है, सिग्नेचर नहीं, साइंड द कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हैव, ठीक है, यू ईच कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है कि आप ईच ऑफ यू की जगह सीधे सीधे जो है, आप जो है, जो आपका प्रोनाउन है उसके ठीक बाद आप ईच का प्रयोग कर लो। ठीक है, जैसे एक मैं और सेंटेंस बोल रहा हूं, और यहां पे क्या हो गया, बिल्कुल।
तो ईच ऑफ यू की जगह पे यू ईच भी कुछ जगहों पे आपको मिल सकता है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो वही सेंस दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए जैसे अगर हमने कहा कि हम में से प्रत्येक जो है 100 रुपये कंट्रीब्यूट देने के लिए, 100 रुपये कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गए, तो क्या हो सकता है, वी ईच वी ईच एग्रीड वी ईच एग्रीड टू कंट्रीब्यूट, सेंटेंस बस लिख लें आप सिर्फ अपने समझने के लिए, वी ईच एग्रीड टू कंट्रीब्यूट 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है, फॉर द प्रोग्राम, फॉर द प्रोग्राम। सबको जो मैं लिख रहा हूं क्या दिख रहा है, आप इसे नोट कर लें, वी ईच एग्रीड, ठीक है, टू कंट्रीब्यूट 100 रुपीज फॉर द प्रोग्राम। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि दोनों कंडीशन हो सकती है, कई बार वी ईच से भी डायरेक्ट आ सकता है, मतलब एक पोजीशन और भी हो सकता है, उस वाले पोजीशन में क्या होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ईच आ सकता है। ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन आपने क्या देखा कि ईच ऑफ अस हो सकता है, तो दोनों तरीके से सही है, ईच ऑफ अस भी कर सकते हैं, वी ईच भी कर सकते हैं, ईच ऑफ यू भी कर सकते हैं, यू ईच भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल राजकुमार जी आपने सही समझा। तो ये बताओ जी, सबको 100% ईच का प्रयोग समझ में आ गया कि नहीं, दिल से बता दो फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, बहुत अच्छा जी, सबको 100% समझ में आ गया कि नहीं, ईच को कितने कितने तरीके से कितने प्रकार से यूज कर रहे हैं सबको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। ईच को मैंने 4 तरीके बताए आपको यूज करने के, ठीक है, तो ये चारों तरीके आपको अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वी ईच यू ईच ये वाला जो आप यूज कर रहे हैं, ये केवल आई और यू के साथ ही होगा। ठीक है, अगर कोई नाउन है तो नाउन के साथ आप मत करिएगा। ठीक है, कोई कॉमन नाउन है उसके साथ मत ही करिएगा, स्पेशली ये पर्सनल प्रोनाउन के साथ ही यूज हो रहा है, यू ईच, वी ईच, दे ईच हो सकता है, बस इतना ही। ठीक है, लेकिन बॉयज ईच मत कर दीजिएगा, गर्ल्स ईच मत कर दीजिएगा, वहां पे क्या होगा, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द बॉयज, सिर्फ वहां पे ईच ऑफ द ही करिए, लेकिन केवल वी यू और दे के साथ जो है आप ईच का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चारों तरीके प्रोनाउन ही हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि चारों तरीके में ये प्रोनाउन ही है। ठीक है, एक तरीका मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, वो वाली जो कंडीशन होगी जहां उसके बाद ठीक नाउन आ जाएगा, सिर्फ वही कंडीशन होगी एडजेक्टिव या डिटरमाइनर, बाकी सारे कंडीशन में जो है वो प्रोनाउन होगा। क्लियर, एकदम 100% सबको क्लियर हो गया ना जी। रिलेटिव प्रोनाउन हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज हम अगले टॉपिक को लेने जा रहे हैं, और अगला टॉपिक हमारा जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए जी, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे आते हैं। ध्यान दीजिए आगे, देखिए हमें तो रिलेटिव प्रोनाउन इसके पहले पढ़ना चाहिए नियमतः, लेकिन ये छोटा टॉपिक है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा, और हम इंट्रोगेटिव को इसके साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कल की क्लास में लेंगे, इसीलिए हम इंट्रोगेटिव के एक्सरसाइज को रिलेटिव के साथ ही करेंगे, ताकि चूंकि रिलेटिव की चीजें क्लियर रहेंगे तो इंट्रोगेटिव के एक्सरसाइज करने में हमें ज्यादा समझदारी। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और हम रिलेटिव से थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे ताकि आप समझो। देखो, जब आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं तो बेसिकली अंतर क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, तो सबसे बेसिक अंतर ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमेशा दो सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए आता है। ठीक है, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये एक तरह से कंजंक्शन की तरह किसी सेंटेंस में आता है, और ये हमेशा एक दूसरे दो क्लॉजेज, मतलब दो क्लॉजेज को जोड़ने के लिए आता है। ठीक है, यानी जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में यूज होगा, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब कि इसके जो बाद आने वाला सेंटेंस होगा वो क्या होगा, एक क्लॉज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है।
लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के केस में क्या होगा, हमेशा जो है ये एकदम सिंपल फॉर्म में आएगा और ये किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के उद्देश्य से आएगा, ठीक है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के उद्देश्य से नहीं आता है, ठीक है। तो ये बस बेसिक अंतर है कि रिलेटिव प्रोनाउन सीधे सीधे जो क्वेश्चन पूछने का काम होता है वो काम करता है, ठीक है। और ये हमेशा अकेले रहता है क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। जैसे अब आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे आप देखिए, हु इज देयर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन है वहां पे, ठीक है। हु आर यू, तुम कौन हो। अबाउट हुम आर यू आस्किंग, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तीसरा, हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। विच इज द हाउस, कौन से घर की बात हो रही है। विच डू यू प्रीफर, टी आर कॉफी, क्या प्रीफर करोगे, कॉफी या टी। व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम। व्हाट विल ऑल नेबर से, क्या दूसरे नेबर बोलेंगे। तो ये जितने भी कंडीशन दिख रहे हैं ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। जो आपने जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो यही वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि आते हैं। अब ध्यान देना कि ये सारे कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इसी तरह से इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, तो कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन वाले वर्ड और कुछ इंट्रोगेटिव एडवर्ब में मिलेंगे। अभी यहाँ पे आपको स्पेशली जो तीन मिल रहे हैं ध्यान दीजिए, ठीक है। नंदिनी, ये मुझसे आप क्लास में पूछोगी, मैं बार बार बोलता हूँ कि फीस का मतलब मेरे से नहीं है, ठीक है। ये तो आप मैडम से पूछा करिए, मैं तो बस एक सामान्य पर्सन हूँ जो क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फीस वगैरह की चीजें जो है, अच्छा ये पूछ रही है व्हाट इज द फीस। ये तो देखो नंदिनी भी अब क्लास में जो है हमसे कर रही है, व्हाट इज द फी फॉर टीजीटी एंड पीजीटी कोर्स। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे व्हाट एड प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। नंदिनी के लिए भाई तालियां हो जाए, क्या दिमाग लगाया इन्होंने। तो अब आगे ध्यान दीजिए, वही हमने कहा अचानक हमको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे मिलने लगा भाई। फीस वगैरह की बातें तो मैडम से ही आप लोग करते हो। चलो आगे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे ध्यान दीजिए तीन चीजें हैं, ठीक है। अब जो है, अब ध्यान दीजिए कि तीन स्पेशली हु, ठीक है, विच एंड व्हाट, ये तीन ऐसे हैं जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। बस ये तीन ही हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हु, विच, व्हाट, ठीक है। इन तीनों से आप क्वेश्चन पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें जो हु है ना, इसके तीनों रूप होते हैं। जो हु है इसको तीनों रूप होते हैं, अलग अलग तीनों रूप होते हैं। जैसे हु का सब्जेक्टिव केस क्या है, हु है। अगर मैं पूछूं आपसे ये बताओ जी ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हुम है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ पजेसिव केस क्या है, तो आप सभी को पता है हुज है। ये तीनों केस है। लेकिन विच के साथ ऐसा नहीं है, वाट के साथ ऐसा नहीं है, दोनों बेचारे अनाथ हैं। यानी ये इन बेचारों की कंडीशन ये है कि इनका ऑब्जेक्टिव केस भी विच होता है, और यहाँ तक कि पजेसिव केस जो है इनका होता ही नहीं है, ठीक है। इन बेचारों का दोनों का पजेसिव केस नहीं है। और दिक्कत यह है कि जो ऑब्जेक्टिव केस है दोनों का सेम होता है। जैसे यू का यू ही होता है ना, उसी प्रकार वाट का भी ऑब्जेक्टिव केस वाट ही होता है, ठीक है। विच का विच ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। तो उम्मीद है सभी को क्लियर रहेगा कि ये जो हु है ना, हु के तीनों रूप हैं। ऑब्जेक्टिव केस भी है, पजेसिव केस भी है। लेकिन जो विच है, वाट है, इन दोनों के साथ गड़बड़ ये है कि इनका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस विच का विच ही रहता है, ठीक है। वाट का वाट ही रहता है और पजेसिव केस है ही नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग को ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि विच भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब तक हम लोग क्या जानते थे कि विच को हमने कभी सोचा नहीं था कि विच भी सब्जेक्ट हो सकता है, हम व्हाट को भी सब्जेक्ट नहीं सोचते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि विच भी सब्जेक्ट हो सकता है, व्हाट भी सब्जेक्ट हो सकता है, और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं जी कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हुआ। हम्म
फिलहाल अब ये जो चीजें लिखा है उसको हम बहुत बहुत जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इट विल बी नोटिस दैट द प्रोनाउन इन इटैलिक्स आर सिमिलर इन द फॉर्म टू द रिलेटिव प्रोनाउन। ये जितने भी प्रोनाउन दिख रहे हैं सब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह ही लग रहे हैं, लेकिन जो वर्क है वो अलग है। रिलेटिव प्रोनाउन से इसका वर्क हमेशा अलग है। ठीक है, ये किस लिए आते हैं? ये केवल क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं और इसीलिए इनको आप इंट्रोगेटिव बोलते हो। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो क्लाजेज को जोड़ने के लिए आते हैं, मैंने पहले बोल दिया, वो क्लाज के रूप में आते हैं। बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना है, क्योंकि अगला चैप्टर हम रिलेटिव प्रोनाउन ही पढ़ने वाले हैं, और जो बहुत ही भारत मतलब ग्रामर के सबसे कठिन चैप्टर में से एक चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि कम लोग पढ़ाते हैं। अब आगे ध्यान दें, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, और भी ध्यान दें। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन आस्किंग इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कभी कभी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, आई डू नॉट नो हु इज देयर, टेल मी व्हाट यू हैव डन। मुझे बताओ कि तुमने क्या कर लिया है। आस्क व्हाट ही वांट्स, वही पूछो जो वह चाहता है। से विच यू वुड लाइक बेस्ट, बताओ कि तुम किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। मतलब यहाँ भी ये जो वर्ड्स आ रहे हैं हु व्हाट विच, ये वही सारे वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्यों इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं? तो सबसे पहला आप ये ध्यान दो कि अगर आप इस इनडायरेक्ट शब्द को ले लो तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पढ़ा है कि नहीं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है। आपने नरेशन पढ़ा है सभी ने, नरेशन। तो जो नरेशन आप पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, तो ये इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस क्वेश्चन डायरेक्ट में होता है, जब उसको आप इनडायरेक्ट में बनाते हो तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर हो बन जाता है। यानी जो क्वेश्चन वर्ड है वो एक कंजंक्शन बन जाता है और उसके बाद की सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बोला जाता है, क्योंकि अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहा, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इतनी बात बस आपको ध्यान रखना है, ये चीज है। तो ये सिंपल सा है फंडा इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाने का। ठीक है, तो सभी याद रखोगे। अब एक आपके एग्जाम में हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और बच्चे गड़बड़ करके चले आते हैं। आपके एग्जाम में कैसे आ जाएगा? ये पूछा जाएगा कि से विच विच डू यू लाइक, विच डू यू लाइक, ठीक है, बेस्ट। ये सेंटेंस आपके सामने दिखा है। अब आप हमें ये बताओ कि इस सेंटेंस में विच डू यू लाइक बेस्ट, इसमें क्या गड़बड़ी है? आप सभी को पता है कि जब भी कोई हम सेंटेंस बनाते हैं, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद रिमेनिंग चीजें आती हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है, हमेशा याद रखना। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट में ये स्ट्रक्चर नहीं आता। इनडायरेक्ट में क्या आएगा? सबसे पहले जो जो छोटा सा कोई भी सेंटेंस हो, क्लास हो, वो आएगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो ये हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लो। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बताओ जी, सबको समझ में आ गया कि नहीं? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है कि पहले क्वेश्चन से पहले भी कोई एक छोटा सा क्लॉज आता है। ठीक है, कोई एक छोटा सा आपको जो है सेंटेंस दिख सकता है। ठीक है, वो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से पहले आता है और वो इस बात का इशारा होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड के बाद आने वाला स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब का होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड डायरेक्ट आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। जो पुराने स्टूडेंट, जो नए वाले हैं भाई, हालांकि अब नए तो कोई नहीं रहे, प्रीति शुक्ला, हेमलता, ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को मैं बार बार रूबिया, आप लोग बताइए जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया 100%? संतोष, संतोष जी अभी नए नए जुड़े हुए हैं।
ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, यस ये इंट्रोगेटिव ही प्रोनाउन है, इसे आप रिलेटिव प्रोनाउन मत बोलिए, क्योंकि ये उस तरह से कनेक्शन में नहीं है। एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है समझने की कोशिश करिए। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है ना, कि जो वो आता है उसके पहले कोई एंटीसीडेंट आता है, मतलब वो किसी से अपने संबंध को बताता है। बहुत डीपर लेवल पे बात समझिए। जैसे एंटीसीडेंट का मतलब क्या हुआ कि कनेक्शन है। जब भी रिलेटिव क्लॉज आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ये हमेशा इसके पहले एक ऐसा वर्ड आएगा जिससे ये कनेक्ट करेगा अपने संबंध को, और फिर उसके बाद सेंटेंस बनाएगा। यानी डिपेंडेंसी रहेगी, बिल्कुल इंटरडिपेंडेंसी रहेगी पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन ये यहाँ ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली वास्तव में क्वेश्चन ही था। जैसे वास्तव में ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, बहुत डीपर लेवल पे चीजों को समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि रवि सेड, रवि सेड, रवि ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, वेयर, वेयर आर यू गोइंग। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो इनडायरेक्ट में आप देख रहे हो ना, तो ये क्या है, ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, क्योंकि ये अलग स्ट्रक्चर ही है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अब आपने इनडायरेक्ट कर दिया, तो इनडायरेक्ट करते समय बस ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है। उसके रूप में कोई चेंज थोड़े ना आप कर रहे हो, उसके नेचर में, उसके कैरेक्टरिस्टिक में तो चेंज हो नहीं रहा है। तो अब आपने क्या किया, रूल कहता है हमारा कि अब आपने रबी सेड का रबी सेड ही रहेगा, और उसके बाद क्या हो गया, जो वेयर है ये वेयर क्या हो जाएगा जी, वेयर अब कंजंक्शन की तरह काम करेगा। तो रवि सेड वेयर, और वेयर के बाद क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट ले लो, तो सब्जेक्ट यू है। अब देखो स्मिता गलत बना रही हैं, जब यू है तो आप क्या, अब देखो एक मिनट, गलत नहीं है, आप सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन यू हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही या सी हो जाएगा। ही सी दे कुछ भी हो सकता है। तो रवि सेड वेयर ही, ठीक है, वाज गोइंग। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये बनेगा। क्लियर है सभी को एकदम 100%? तो ये रूल के हिसाब से बनाना है आपको। ठीक है, ये चेंज हो गया। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है तो टेंस का भी चेंज होता है, प्रोनाउन का भी चेंज होता है, सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट लेवल पे चला गया, आई होप कि सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। सबको समझ में आ रहा है जी? थोड़ा सा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सिखा दिए आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि थोड़ा छोटे में जाऊं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से जाकर सब बताने लगता हूँ मैं। चलो ठीक है, अगेन कंसीडर द फॉलोइंग, फिर से कंसीडर करते हैं जी। हु गेव यू दैट नाइफ, यहाँ पे हु गेव यू दैट नाइफ, यहाँ पे हु का प्रयोग किस तरह हुआ है जी, सब्जेक्ट के रूप में। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव केस। फिर उसके बाद हुज इज दिस बुक, हुज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कौन सा केस है जी, हुज, हुज का मतलब पजेसिव केस हो गया। ठीक है, और उसके बाद से यदि आपने बोला कि whom did you see या to whom, तो ये whom जो हो गया वो क्या हो गया जी, एक्सक्यूजेटिव केस हो गया। तो क्लियर है सभी को? यानी आपने who के तीनों रूप देख लिए जो मैंने आपको बताया था। दूसरी कंडीशन दिखाता हूँ, व्हाट का देख लो, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के रूप में आया पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे एक्यूसेटिव केस। मैं फिर से क्लियर करूंगा, नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव का मतलब ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि किस प्रकार पहले वाले सेंटेंस में व्हाट इज दैट में व्हाट सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो व्हाट है वो ऑब्जेक्टिव केस में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ भैया कैसे पहचानोगे कि ये सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपका जवाब क्या होगा मैं सुनना चाहूंगा। दूसरे वाले कंडीशन में आते हैं, विच इज ही। तो विच इज ही जो है, यहाँ पे विच इज ही सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा वाला सेंटेंस है विच, यहाँ पे विच क्या है जी, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है विच, पहले वाले रेन एंड मार्टिन बता रहे हैं कि एक कंडीशन में व्हाट सब्जेक्टिव केस में आ जा रहा है, दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। इसी प्रकार से विच भी एक कंडीशन में सब्जेक्टिव केस में है, दूसरे कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस में है। अब ध्यान दीजिए, तो ये हो गया। अब इस पूरे का एक डायग्राम आपके सामने बना के रख दिया गया है, और वो डायग्राम देखो आपके सामने। नंदनी बता रही हैं कि डब्ल्यू एच एंड मेन वर्ब के मिड में यू प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट है।
ठीक है, जरूरी नहीं है, अब पहचानना थोड़ा सा मुश्किल काम है, चलो ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, नॉमिनेटिव, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, जो हु है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। तो एक बात ध्यान देना कि जो हु है ना, हु जो है ये मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, यानी दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। ये नहीं कि लड़की है तो हु बोल दो, लड़का है तो क्या बोलोगे, उसके लिए भी हु ही बोलोगे। अगर एक लड़का है तब भी हु बोलोगे, और एक से ज्यादा लड़के हैं तब भी हु बोलोगे। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा कंफ्यूजन है कि जब प्लूरल हो तब भी आपको हु यूज कर रहे हो, सिंगुलर है तब भी हु यूज कर रहे हो। तो ये ध्यान देना, केवल वर्ब से पहचान में आता है ये। तो ये ध्यान दो, पजेसिव एक्कुसेटिव आपको मैंने बता ही दिया। और यही चीज यहाँ पे एकदम क्लियर है कि वाट एंड विच जो है डू नॉट हैव डिफरेंट फॉर्म फॉर डिफरेंट केसेस, डिफरेंट केसेस के लिए इनके पास डिफरेंट फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दो। तो ये हमने हु वाट विच का एक पूरा स्ट्रक्चर देख लिया और समझ लिया। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो है मैं आप सभी के लिए मैं आज की क्लास यहीं पर रोकूंगा। और मैं चाहता हूं, मैं आप सभी से ये चाहता हूं कि आप लोग एक काम करो, कल खूब मेहनत करो, और मेहनत करके ये पता करने की कोशिश करो कि ये जो वाट एंड जो विच है ये कब सब्जेक्टिव केस में होगा, कब ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये थोड़ा सा आपको कोशिश करना है। मैंने आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाया है जिससे आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे, लेकिन मैं कल आप सभी का देखना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई ट्रिक खोजा। अच्छा देखो, यहाँ पे अब ध्यान दो, ये सेंटेंस में आप कैसे पहचानोगे। देखो मैं देख रहा हूँ कि आप में से देखते हैं कोई पहचान, विच इज योर फ्रेंड, विच आर योर बुक्स, क्या ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, बता दो जी। विच इज योर फ्रेंड, विच आर योर बुक्स, बताओ, पहले समझने की कोशिश करो। ये बताओ सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, यहाँ सब्जेक्टिव केस में कि ऑब्जेक्टिव है, और कैसे ये बताना। फिर है विच ऑफ द बॉयज साह हिम, ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द बॉयज साह हिम, यहाँ बताओ जी। विच ऑफ द बॉयज साह हिम, ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, कोई सब्जेक्ट। विच ऑफ यू हैज डन दिस, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव है। विच ऑफ दीज बुक्स इज योर, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव है। बहुत कंफ्यूजन है। विच ऑफ द पिक्चर डू यू लाइक बेस्ट। तो अब आप लोग ध्यान दें कि इसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है कि कैसे आप पहचानोगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव है। इस पे आप लोग थोड़ा सा विचार करिएगा। और एक मिनट, मैं आज ऐसे पढ़ते नोट कर रहा था। देखो, आप हमेशा एक बात अपने दिमाग में ट्रिक सोच लो, ठीक है, नहीं तो सही बात है नींद नहीं आएगी। नंदनी की बात सही है, एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको वी हु कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड के बाद, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हमेशा मेन वर्ब मिले, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ब मिले, तो समझ जाओ कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है। हमेशा ध्यान, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ब मिले तो समझ जाओ सब्जेक्टिव केस है। और अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, तो आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। समझ में आया कि नहीं। अब आप देख लो इसका ट्रिक, देखो ट्रिक यहाँ देखो। जैसे यहाँ पे क्या है कि विच इज योर फ्रेंड, यहाँ पे जो इज है वो मेन वर्ब की तरह आया हुआ है, क्योंकि और यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। तो जब ये मेन वर्ब की तरह आया है तो इसका मतलब विच यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। विच आर योर बुक्स, यहाँ पे विच मेन वर्ब या आर मेन वर्ब की तरह आया है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। विच ऑफ द बॉयज सा हिम, तो ये विच ऑफ द बॉयज है, इनके बाद सीधे सीधे मेन वर्ब आया है और इसलिए ये सब्जेक्ट होगा। विच ऑफ यू हैव डन दिस, यहाँ पे क्या होगा, ये सीधे सीधे जो है मेन वर्ब इसके बाद आया हुआ है, नहीं मेन वर्ब नहीं आया हुआ है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, जहां पे इस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई देगी वहां पे आपको इस तरह से पहचानने की कोशिश करनी है
कल आप लोग कोशिश करिए, और अगर किसी को दिक्कत होगी तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि एलटी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सभी को गुड नाइट, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर कल देखते हैं। ठीक है, जितना अभी बताया उस पर आप सोचिएगा, कल की क्लास में यदि कोई डाउट होगी तो क्लियर करें।